everyone, my name is A.K. Tyagi and you are watching ASL and Institute of English Language। तो आज की जो वीडियो है वो मैं सेंटेंसेस के ऊपर बना रहा हूँ, यानी सेंटेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, ये सारी चीजें आज की वीडियो में आप सीखेंगे। बिकॉज सेंटेंस एक बेस होता है लैंग्वेज का, यानी बहुत बार देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो कॉमन मिस्टेक होती है आपकी जो कमिट करते हैं वो सेंटेंस में बहुत ज्यादा करते हैं, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करें और कई बार वो एडवर्ब्स को ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टाइम एंड प्लेस में थोड़ा बहुत इधर उधर करके सेंटेंस को गलत कर देते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर है, सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कंप्लीटली, और सेंटेंस के पार्ट कैसे होते हैं, यानी वो कितने पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज सीखेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए अभी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सेंटेंस, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है, एक्चुअल इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको परिभाषित कैसे करते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी दोस्तों हम सेंटेंस हमेशा उस ग्रुप को कहते हैं, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसकी सेंस कंप्लीट होती है, यानी जिससे हमें किसी काम को होने पूरा पता लगता है, काम के होने का पता लगता है, यानी ये काम हो रहा है, होता है, हो चुका है, होगा, ये इस तरह की जो भी सेंस आती है, यानी कंप्लीट सेंस आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस। यानी सेंटेंस अगर आपका सेंस नहीं दे रहा है, अधूरा है, तो वो आपका सेंटेंस नहीं होता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं, यानी सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पर ग्रामर में हम 3 तरह के सेंटेंस को स्टडी करते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, एंड सेकंड वन कॉम्प्लेक्स, एंड द थर्ड वन कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के बारे में आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर एक बार से बता देता हूं आपको। अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फाइनाइट वर्ब। एक सिंपल यानी जो सरल वाक्य होता है आपका, उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हम सिंपल सेंटेंस में यूज नहीं करते, और अगर हम करते हैं तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। तो और फाइनाइट वर्ब के बारे में मैं आने वाली एक वीडियो होगी हमारी फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट के बारे में, और आपको थोड़ा डीपली मैं और डिटेल्स में बताऊंगा, जो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनाइट वर्ब एक्चुअली एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी सेंटेंस में टेंस को रिप्रेजेंट करती है, उसको एक्सप्रेस करती है, उसी से उस फाइनाइट वर्ब से हमें टेंस का बोध होता है, यानी हमें पता चलता है एक इंग्लिश सेंटेंस में कि सेंटेंस किस टेंस में है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब बताती है। जहां एक और अगर आप हिंदी सेंटेंसेस की बात करें तो वहां पर हम क्रियाओं के पीछे जाकर देख लेते हैं, यानी सेंटेंस के अंत में जाकर देख लेते हैं, रहा है, रही है, ता है, ती है, थे, ये सब। लेकिन इंग्लिश में इस तरह का कंफ्यूजन नहीं होता। इंग्लिश में अगर आप सिंपल सेंटेंस को अच्छे से स्टडी कर ले, फाइनाइट वर्ब को जान ले, नॉन फाइनाइट वर्ब को अच्छे से समझ ले, तो आपको कभी टेंसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। और टेंसेस को लेकर अगर थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पर एक लिंक आपको दे रहा हूँ ऊपर, आप देखें, उस वीडियो को आप जरूर देखना। उसमें मैंने टेंसेस के बारे में बताया था आपको कि टेंसेस 2 प्रकार के होते हैं और टाइम 3 प्रकार के होते हैं। इसमें और डिटेल वीडियोस में आने वाले टाइम में भी बनाऊंगा। तो दोस्तों ये होता है हमारा सिंपल सेंटेंस। एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें, अभी मैं इसके टाइप्स आपको नहीं बता रहा हूं, वो आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की बात हम कर रहे हैं, यानी कितने भाग में हम सेंटेंस को बांटते हैं। तो नंबर 1 इज सब्जेक्ट, जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, और द सेकंड वन इज प्रेडिकेट, जो कि आप ब्लू कलर में यहाँ पर देख रहे हैं, जिसको हाईलाइट मैंने किया है। तो राम डज दिस वर्क, राम इस काम को करता है, तो इस काम को करने वाला राम है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी जो करता है काम को, जो एक्शन को करता है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। और डज दिस वर्क यानी सब्जेक्ट ने क्या किया, ये इंफॉर्मेशन जितना भी पार्ट देता है आपका, दैट इज कॉल्ड द विधेय, जिसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो व्हाट इज सब्जेक्ट, सबसे पहले हम जान लेते हैं सब्जेक्ट हम बोलते किसको। जैसे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट इन लैंग्वेज, तो भाषा में हम 2 तरह के कर्ताओं को एक्चुअल यूज करते हैं। नंबर 1 इज फंक्शनल, जिसको हम एक्टिव सब्जेक्ट बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है नॉन फंक्शनल, या जिसको हम पैसिव सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो फंक्शनल और एक्टिव सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट विच डज एन एक्शन इन द सेंटेंस, यानी
जो करता एक्शन को करता है सेंटेंस में, यानी जो भी वर्ड आपके एक्शन को कर रहा है, जो जेनरेटर है, जो जेनरेट करता है आपके एक्शन को, वो वहां पर सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, टीचर्स कम ऑन टाइम। तो इन दिस सेंटेंस हु कम्स ऑन टाइम, तो आंसर आपका है टीचर्स। दैट मीन्स टीचर्स डू द एक्शन। कौन सा एक्शन? कम। तो कम जो एक्शन है उसको कौन करता है? टीचर्स। तो दैट्स व्हाई टीचर्स यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं आपके। हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज कॉल्ड द नॉन फंक्शनल, और जिसको हम पैसिव सब्जेक्ट भी बोलते हैं। दिस सब्जेक्ट डज नॉट डू एनी एक्शन इन द सेंटेंस। ये किसी भी एक्शन को नहीं करता, किसी भी एक्शन में इसका कोई रोल नहीं होता। जबकि अगर हम बात करें तो ये आपकी इंफॉर्मेशन को देता है, यानी while some information is given about the subject। तो ये जब आपके सेंटेंस में आता है तो इसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं प्रेडिकेट वाले हिस्से में, तो वो आपका नॉन फंक्शनल। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, रोधम इज बिजी एट द मोमेंट। तो जो रोधम है वो व्यस्त है इस वक्त, इस क्षण। तो यहाँ पर जो एक सब्जेक्ट हमने दिया रोधम, जो कि एक सब्जेक्ट है, लेकिन वह यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है, उसका कोई भी किसी एक्शन को वो नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसको हमने नॉन फंक्शनल या पैसिव सब्जेक्ट बोला है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया मिल चुका होगा। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में। तो सब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, या कितने पार्ट्स में सब्जेक्ट आपका हो सकता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो एक सिंगल वर्ड का ना होकर 2, 3 या कई बार 4, 5, 10 वर्ड का भी हो जाता है। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो पार्ट्स ऑफ ये एक्चुअली आपने बेसिक इंग्लिश में पढ़ा होगा जब आप छोटे रहे होंगे, लेकिन अभी ये आपके दिमाग में है या नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी ये सारा अपडेट आपको हो जाएगा। और अगर ये अपडेट होता है तो आपके जो कॉमन एरर्स होते हैं व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, वो दूर हो जाएंगे, या फिर आप लिखते वक्त जो भी मिस्टेक्स कमिट करते हैं वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो सब्जेक्ट्स के पार्ट में हम सबसे पहले डिटरमिनर्स की बात करते हैं, क्वालिफायर और एडजेक्टिव की बात करते हैं। द थर्ड वन इज अ मेन वर्ड, जिसको हेड वर्ड बोलते हैं हम। आपके जो सब्जेक्ट का हेड वर्ड होता है जिससे आपके सब्जेक्ट की पहचान होती है। और फिर आपका एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, यानी ये एक 2 या 3 या 4 शब्दों का हो सकता है। इट्स अ वाक्यांश, इसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिटरमिनर्स की बात करते हैं। अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन एंड डिटरमाइंस इट और शोज हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड। मेन डिटरमिनर्स आर आर्टिकल्स ए एंड दी। डेमोन्स्ट्रेटिव, आपका ये डेमोन्स्ट्रेटिव हम एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज नाउन से पहले हम जब डेमोन्स्ट्रेटिव यूज करते हैं तो जनरली हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में नहीं। तो इसमें दिस, दैट, दीज, दोस का यूज हम करते हैं। और यहाँ पर क्वांटिफायर्स का बात करते हैं हम, ऑल या अ फ्यू, मैनी, सम, इनका भी हम यूज कर देते हैं। और या फिर पॉजेसिव प्रोनाउंस में आपका माई, अर, योर, हिज, हर, देयर या इट्स एटसेट्रा, इनका भी हम यूज कर लेते हैं। तो ये आपके डिटरमिनर्स में आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अ ब्लैक डॉग इज रनिंग आफ्टर अ कैट। तो यहाँ पर ये जो आपका डॉग है दैट इज द मेन वर्ड, यानी आपका हेड वर्ड है नाउन, और इसको डिटरमाइन आप कर रहे हैं आर्टिकल 1 से, बिकॉज उसकी आप संख्या बता रहे हैं कि वो किस तरह से यूज हो रहा है, कितनी संख्या में वो है, क्या, यही डिटरमिनर्स हमेशा बताते हैं आपके। तो अ ब्लैक डॉग इज रनिंग आफ्टर अ कैट। तो ए आपका यहाँ पर रेड कलर में जो आप देख रहे हैं वो आपका डिटरमिनर्स है। दिस बुक बिलोंग्स टू रोधम। तो ये जो किताब है ये रोधम की है और रोधम से बिलोंग करती है, इसलिए यहाँ पर दिस। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला था कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो बुक से पहले जो दिस है आपका वो एक संकेत कर रहा है, इसीलिए इसको संकेतात्मक विशेषण कहते हैं। यानी यहाँ पर ये संकेत दे रहा है कि ये पुस्तक, यही इसकी क्वालिटी है बुक की, कि ये पुस्तक रोधम से बिलोंग करती है, यानी ये रोधम की पुस्तक है। तो दिस यहाँ पर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर डिटरमिनर्स की तरह काम कर रहा है। और सम पीपल आर स्टैंडिंग आउटसाइड, तो यहाँ पर ये सम ये आपका क्वांटिफायर्स है। ये आपके पीपल की एक नंबर्स को बता रहा है जो कि इंडेफिनिट है, ठीक है।
some people are standing outside, लेकिन ये भी यहाँ पर डिटर्मिनर्स है my। और लास्ट सेंटेंस में अगर आप देखें तो my car is brand new, तो my यहाँ पर आपका पजेसिव प्रोनाउन है, जो कि एडजेक्टिव पजेसिव भी हम बोल सकते हैं इसको, बिकॉज कार की ये विशेषता बता रहा है और साथ साथ में संबंध और अधिकार भी बता रहा है। तो मेरी कार, ये रेड कलर में है इसलिए इसको हम डिटर्मिनर्स में ही रखते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये देखा जा सकता है। आगे हम पढ़ते हैं क्वालिफायर्स और एडजेक्टिव्स के बारे में। तो क्वालिफायर कम्स बिफोर द मेन वर्ड एंड क्वालिफाइज इट। तो जो मेन वर्ड आपका होता है वो ज्यादातर हम नाउन ही होता है, वो नाउन के रूप में उसको देखते हैं। तो उससे पहले हम एडजेक्टिव्स या जो भी क्वालिफायर जो उसको क्वालिफाई करता है, जितने वर्ड्स को हम रखते हैं उसको क्वालिफायर्स बोलते हैं। तो जैसे वाइल्ड एनिमल टेक माइट एज राइट, तो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर है, तो जानवर्स की विशेषता यानी जो मेन वर्ड आपका वो वाइल्ड से बताइए, दिस इज एडजेक्टिव। एंड द नोटी बॉय ब्रोक योर टेबल, तो जो नोटी है यहाँ पर दैट इज बिकॉज देखें, अगर आप ध्यान से देखें रेड कलर में आपका डिटर्मिनर्स है, नोटी आपका एडजेक्टिव है जो ब्लू कलर में, एंड बॉय आपका मेन वर्ड यानी सॉरी मेन वर्ड है यहाँ पर, जो आपका हेड वर्ड है वो नाउन है यहाँ पर। तो द नोटी बॉय ब्रोक योर टेबल। और उसके बाद आप देख रहे हैं मेन वर्ड और जो कि आपका हेड वर्ड है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज कलर में इसको हमने हाईलाइट किया है। मेन वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल फोर। जो भी आपके 4 पार्ट होते हैं सब्जेक्ट के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेन वर्ड होता है, बिकॉज उसी के बारे में कुछ ना कुछ हम बताते रहते हैं, उसी को डिटरमाइन करते हैं, उसी को क्वालिफाई करते हैं, यानी उसी को हम उसी की क्वालिटी बताते हैं, एडजेक्टिव्स उसी के लिए यूज करते हैं, और या फिर एडजेक्टिवल फ्रेज भी उसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो जो आपका हेड वर्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है चारों में। विदाउट मेन वर्ड सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड, सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं हो सकता है। जैसे गॉड इज एवरीवेयर, यहाँ पर ये मेन वर्ड है, इसके अलावा अगर कुछ नहीं भी है तो अकेले ने यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, तो ये सब्जेक्ट। उसके बाद हम एडजेक्टिवल फ्रेज के बारे में बात करते हैं। दिस फ्रेज कम्स आफ्टर द मेन वर्ड एंड सेज द क्वालिटी एंड पोजिशन ऑफ द मेन वर्ड इन द सेंटेंस। और जो आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर में एडजेक्टिवल फ्रेज है, यानी ये फ्रेज हमेशा मेन वर्ड के बाद आता है, एंड इट शोज द क्वालिटी एंड पोजीशन ऑफ द मेन वर्ड, और ये मेन वर्ड की क्वालिटी को बताता है और उसकी पोजीशन को दिखाता है। तो दोस्तों ये आपका होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, द बॉय इज इन रेड शर्ट इज माय क्लासमेट, और यहाँ पर देखें आप रेड जो आपका दा है वो डिटर्मिनर है, रेड कलर में है, बॉय आपका ऑरेंज कलर में मेन वर्ड है, और इन रेड शर्ट ये आपको ग्रीन में हाईलाइट किया है बिकॉज हमने ग्रीन में रखा है एडजेक्टिवल फ्रेज को, इज माय क्लासमेट। और नीचे आप सेंटेंस देख पा रहे हैं दैट यहाँ आपका डिटर्मिनर है, ब्लू आपका एडजेक्टिव, एंड काइट आपका मेन वर्ड है। इन द स्काई आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है जो कि पोजीशन को दिखा रहा है कि वो पतंग कहाँ पर इज माइन। तो ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, वर्ड्स यूज्ड एज सब्जेक्ट। अब हम जानेंगे कि सब्जेक्ट के रूप में किन किन शब्दों का हम यूज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखें, हियर वी शैल बी लर्निंग अबाउट द वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस। तो देखिए सेंटेंस में किन किन शब्दों को हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले नाउन, अ नाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी हमेशा पीछे आपने कुछ वीडियोस में देखा भी था, जिसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा, आप उनको देख सकते हैं। तो जिसमें आपने फंक्शन ऑफ नाउन के बारे में देखा था कि नाउन कितनी तरीके से फंक्शन करता है, वो किस किस तरह से बनकर काम करता है इंग्लिश में। तो एक नाउन सब्जेक्ट बन जाता है किसी भी क्रिया का। जैसे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो राम मेरा सबसे अच्छा मित्र है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी हालांकि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, जो कि एक इंफॉर्मेशन दे रही है। नोएडा इज एन इंडस्ट्रियल सिटी, और यहाँ पर नोएडा एक सिटी यानी नाम है, प्रॉपर नाम है एक शहर का, जिसका हमने यहाँ भी इंफॉर्मेशन की तरह यूज किया है। ये नॉन फंक्शन जो तीनों सेंटेंस है अगर आप देखें तो नॉन फंक्शनल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये नाउन है, इसलिए नाउन हमेशा आपका सब्जेक्ट की तरह काम करता है। लास्ट सेंटेंस आपका, अ पेन इज मोर पावरफुल देन अ स्वॉर्ड, यानी एक पेन आपका तलवार की तुलना में अधिक ताकतवर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट टू द वर्ब। हम नाउन के बदले बिकॉज प्रोनाउन को यूज करते हैं, तो प्रोनाउन वो सारे काम कर लेता है जो कि एक नाउन करता है, तो सब्जेक्ट की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, सच एज ही, शी, इट, यू, दे, वी, सम, फ्यू, लिटिल, ऑल, हु, विच एटसेट्रा। जितने भी वर्ड्स आप नाउन के स्थान पर लाते हैं वो सब आपके प्रोनाउन कहलाते हैं, तो उनको आप यूज कर सकते हैं। लिटिल इज ऑलवेज लिटिल,
यहाँ पर लिटिल आप सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, जो कि किसी भी वस्तु के लिए आपने किसी भी चीज के लिए रखा है, तो यहाँ पर प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। उसके बाद तुरंत आपने क्रिया को यूज किया है। हु डज नॉट नो भगत सिंह, भगत सिंह को कौन नहीं जानता, तो हु यहाँ पर प्रोनाउन है आपका। एंड हालांकि क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, घबराइए मत, इसको हम दो तरह से यूज कर लेते हैं, यानी इसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप चाहे गूगल करके देख लें, या फिर आप मुझे जब मैसेज करेंगे तो मैं इसको और थोड़ा डीप आपको कुछ कंटेंट भेज दूंगा, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। बिकॉज ये आपका इंट्रोगेटिव, ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम इसको बोलते हैं, ये प्रोनाउन की तरह कर रहा है। बिकॉज यहाँ पर किसी नाउन के बदले हम यूज कर रहे हैं, तो नाउन को हम नहीं रख पा रहे, इसलिए यहाँ पर इस वर्ड को रखकर प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं। ऑल इज वेल, और यहाँ पर आपका प्रोनाउन है सम आर आउटसाइड, कुछ बाहर है, तो किन्हीं लोगों के बारे में बात हम कर रहे हैं, उनकी जगह हमने सम को यूज किया है, तो यहाँ पर ये आपका प्रोनाउन है। इन्फिनेटिव के बारे में नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो वीडियो आपकी बनेगी उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम बताएंगे, लेकिन इन्फिनेटिव आपका 2+ एक्शन फर्स्ट से बनता है, जो कि नाउन की तरह काम करता है, तो इन्फिनेटिव ऑल्सो बिकम सब्जेक्ट टू द वर्ब, इसको भी हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। जैसे टू एयर इज ह्यूमन, यानी गलती करना ही इंसान होता है, तो गलती का पुतला होता है इंसान। एंड टू टॉक इज इजियर देन डू, यानी करने की अपेक्षा बात करना आसान होता है। एंड टू रन इन द मॉर्निंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, यानी सुबह में दौड़ना सबसे अच्छी एक्सरसाइज, सबसे अच्छा व्यायाम होता है। तो यहाँ पर टू एयर, टू टॉक एंड टू रन, तीनों यहाँ पर आपके इन्फिनेटिव है, जिनको आप सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, तो ये आपके सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट वन इज जिरंड। सिंस जिरंड एक्ट्स एज अ नाउन, तो नाउन की तरह ये काम करता है। दिस इज व्हाई इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट टू द वर्ब इन द सेंटेंसेस। अब एक्चुअल क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगाते हैं और वो आपके नाउन की तरह काम करने लगता है, तो उसको हम जिरंड बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा डाउट इसलिए आपको बन सकता है, बिकॉज प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड दोनों ही देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल जहां एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की तरह काम करता है, जिरंड वहीं पर नाउन की तरह काम करता है। ये भी हम नॉन फाइनाइट्स में आपको आने वाली वीडियो में बहुत डिटेल में बताएंगे। तो सिंस जिरंड एक्ट्स एज अ नाउन, दिस इज व्हाई इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट टू द वर्ब इन द सेंटेंस। तो इसका भी हम प्रयोग बिकॉज नाउन की तरह काम करता है। जैसे सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना होता है। कुकिंग इज एन आर्ट, और खाना बनाना यानी कुकिंग करना एक आर्ट होता है, कला होती है। डांसिंग इज माई हॉबी, और नाचना मेरी हॉबी है, और डांसिंग इज माई हॉबी। तो दोस्तों ये थे, दीज वर द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी जब सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम बनाना सीख रहे हैं, तो आज हमने बात की है सब्जेक्ट्स के बारे में, और अगले आने वाली वीडियो में हम बताएंगे प्रेडिकेट के बारे में। तो आप इसकी सेकंड वीडियो भी जरूर देखना दोस्तों। ये इसका फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, और इसकी सेकंड वीडियो भी आएगी जो कि हम प्रेडिकेट के बारे में आपको देंगे। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपने कुछ नॉलेज इसमें ली है सब्जेक्ट के बारे में, सेंटेंस के बारे में। हालांकि ये बहुत लंबी होने वाली है, बिकॉज इसके बैक अगली आने वाली जितनी वीडियोस है उसमें बहुत डिटेल में हम नॉलेज देंगे सेंटेंस के काइंड्स के बारे में, कितने तरह के होते हैं, उसके जो सिंपल्स के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम बहुत डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, सारी वीडियोस को आप देखना दोस्तों। तो और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप लाइक करें, इस पर कमेंट जरूर दें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।